रिसेंटली साउथ एशिया के अंदर 3 डेवलपमेंट्स ऐसी हुई हैं जिसको इंडिया कुछ ज़्यादा अच्छी नज़र से नहीं देख रहा, और वो समझ रहे हैं कि ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं ये इंडिया के लिए नेगेटिव हैं। पहली बड़ी डेवलपमेंट तो ये हुई है कि 26 मार्च को बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइज़र हैं मोहम्मद यूनिस साहब, ये जा रहे हैं चाइना। 26 मार्च को इनकी रवानगी है चाइना की तरफ। 27 मार्च को ये वहाँ पर बाओ फोरम फॉर एशिया कॉन्फ्रेंस में खिताब करेंगे। ये वहाँ पर हैनान प्रोविंस है चाइना का, वहाँ पर इवेंट होने जा रहा है। अच्छा, उस खिताब के बाद ये चाइना के जो एग्जीक्यूटिव वाइस प्रीमियर हैं डिंग ज़ियांग, उनके साथ भी मुलाकात कर सकते हैं। इसकी भी इतलात मेरे पास है कि ये वहाँ पर मुलाकात कर सकते हैं इनके साथ। और उसके बाद 28 तारीख को इनकी मुलाकात होगी चाइना के सदर शी जिनपिंग के साथ। और ये जो मुलाकात होगी कहाँ पर होगी? ये होगी ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल, जो कि बीजिंग के अंदर है। बड़ा तारीख़ी मकाम है, बड़ा खूबसूरत मकाम है। वहाँ पर इनकी मुलाकात शी जिनपिंग के साथ होगी। इसके साथ साथ ये वहाँ पर जो कंपनियां हैं चाइना की, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कंपनियां हैं, उनके भी सरबराहान से वहाँ पर मुलाकात करेंगे। लेकिन इनके इससे दौराए चाइना से पहले चीन के जो बांग्लादेश के अंदर सफ़ीर है याओ वेन साहब, उन्होंने कहा है कि ये जो इनका आने वाला दौरा है इट विल बी अ माइलस्टोन। ये बड़ा दावा उन्होंने किया है कि इट विल बी अ माइलस्टोन। और माइलस्टोन ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स होंगी इस दौरे के अंदर, तो इसीलिए इंडिया परेशान है। दे डोंट नो कि ऐसी क्या अनाउंसमेंट है, और ना ही हमें कुछ ज़्यादा पता है क्योंकि मीडिया में कुछ ज़्यादा इस हवाले से नहीं लिखा गया। न्यू एज बांग्लादेश ने कहा है कि यूनिस's विजिट टू चाइना विल बी अ माइलस्टोन। अभी क्लियर होना बाकी है कि इसमें क्या क्या कुछ MOU साइन होंगे, ये मेरे पास इतलात हैं। कुछ MOU साइन होंगे, लेकिन क्या क्या MOUs हैं दैट वी नीड टू सी। और इसके अलावा प्रोथामालो में रिपोर्ट हुआ है कि देयर विल बी सम अनाउंसमेंट्स ड्यूरिंग चीफ एडवाइजर्स विजिट टू बीजिंग। Chinese ambassador to Bangladesh Yao Wen said that some announcements may come during the visit of Chief Advisor Professor Muhammad Yunus to Beijing. This visit will be an important milestone in the 50th anniversary of the relations between the two countries. तो इंडिया इस विजिट पे परेशान है। वो मतलब कोशिश कर रहे थे कि डाउनग्रेड रहें, इनके ताल्लुकात जो है इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इंप्रूवमेंट नहीं आनी चाहिए चाइना के साथ जो इनके ताल्लुकात हैं, लेकिन उनकी वो कोशिश नाकाम गई है। अच्छा, दूसरा सेटबैक क्या मिला है? ये तो पहला मैंने आपको बता दिया ना कि मोहम्मद यूनिस की वहाँ पर जो विजिट होने जा रही है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स होने वाली हैं अकॉर्डिंग टू देयर एनवाई, जो कि चाइना के सफ़ीर हैं, उन्होंने कहा है। दूसरी इंडिया के लिए नेगेटिव खबर ये आई है कि बड़ी कोशिश की गई इंडिया की तरफ से कि किसी तरह से तालिबान के साथ पैचअप हो जाए उनका, और किसी तरह से वो तालिबान को अपने जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में लेकर आ जाए, अफ़गानिस्तान वाले जो तालिबान हैं, और किसी तरह से लड़ाई छिड़ जाए अफ़गान तालिबान की और पाकिस्तान की लड़ाई छिड़ जाए, फिर ये उस रिफ्ट को इस्तेमाल करें अपने फ़ायदे के लिए। लेकिन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनके अंदर नॉर्मल सी रिटर्न हो चुकी है। तोरखम जो बॉर्डर है वो खुल गया है और ट्रैवल और ट्रेड जो है वो स्टार्ट हो चुका है। पाकिस्तान का जो स्पेशल एनवाय है उनकी मुलाकात हुई है अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मौलवी अमीर खान मुत्तकी साहब से काबुल के अंदर। तो उसके अंदर भी दोनों मुल्कों के जो रिलेशंस हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के हवाले से बातचीत की गई है। डॉन न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है कि पीस एंड प्रोग्रेस इन अफगानिस्तान नेसेसरी फॉर रीजनल स्टेबिलिटी एंड वाई। इसमें वो पाकिस्तानी सफ़ीर को कोट करते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान मस्ट सिनर्जाइज देयर एफर्ट्स टू फोस्टर रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ही सेड, एडिंग दैट द नेबरिंग कंट्री रिमेन्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनल पार्टनर्स ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान ने अनाउंस किया है कि अफगानिस्तान हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट मुल्क हैं इस रीजन के, दे आर वन ऑफ देम। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है। पिछले दिनों में हमने देखा कि ख़ास तौर पर ये जो जाफ़र एक्सप्रेस वाला वाक़या पेश आया, तो उस हवाले से भी दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात थे वो कुछ डाउनग्रेड हुए थे, लेकिन अब दोबारा से नॉर्मल सी रिटर्न हो चुकी है। अच्छा, तीसरा बड़ा सेटबैक क्या है? ये तो दो हो गए। बांग्लादेश वाला आपको बताया कि मोहम्मद यूनिस वहाँ पर जा रहे हैं चाइना और बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा होगा। फिर ये दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात नॉर्मलाइज हुए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के। तीसरा जो बड़ा सेटबैक है वो कौन सा है? वो सेटबैक ये है कि अफगानिस्तान के अंदर ही एक तालिबानों के अंदर, तालिबान में कई सारे ग्रुप्स हैं, तो एक जो उनका ग्रुप है उनको कहते हैं हक्कानी नेटवर्क। अब हक्कानी नेटवर्क जो है इनके साथ ख़ास तौर पर इंडिया को चिढ़ है, शुरू से लेकर ख़ास तौर पर इनसे ख़ास तौर पर चिढ़ है इनको। मतलब चलें बाकी के जो फ्रिक्शंस हैं
उनके साथ ये कहते हैं कि चलो कुछ ना कुछ हो सकता है, वर्किंग रिलेशंस और ये, लेकिन हक्कानीज़ को ये ख़ास तौर पर नापसंद करते हैं इंडियंस। और इसलिए नापसंद करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो है ना, ये पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा करीब है और ये बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया रहे हैं। और 2008 में कहीं काबुल में बड़े हमले हुए थे और इंडिया की जो वहाँ पर एम्बेसी थी उसको भी उड़ा दिया गया था, एम्बेसी को। इसकी वजह ये थी कि इंडियंस बहुत ज़्यादा एंटी तालिबान हो गए थे उन दिनों में और बहुत ज़्यादा ये सपोर्ट करने लगे थे उनके विरोधियों को। लेकिन इंडिया ये इल्ज़ाम लगाता है कि ये जो हमला हुआ था हमारी एम्बेसी के ऊपर, ये हक्कानीज़ ने किया था और ये पाकिस्तान के साथ मिले हुए थे, उन्होंने मिल के हमें वहाँ पर ठुकाई लगाई थी। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि हक्कानीज़ के जो चीफ थे, पहले जलालुद्दीन हक्कानी साहब ने ये हक्कानी नेटवर्क बनाया था और उसके बाद इनके जो बेटे थे, जलालुद्दीन हक्कानी की तो मतलब वो अभी नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन उनके जो बेटे थे सिराजुद्दीन हक्कानी, फिर वो इस ग्रुप के सरबराह बने। ये जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं ये सिराजुद्दीन हक्कानी है। अब सिराजुद्दीन हक्कानी साहब जो हैं, इनके ऊपर अमेरिका ने भारी भरकम इनाम रखा हुआ था कि इनको पकड़ कर लिया, जैसे होता है आमतौर पर रखते हैं कि जी ये बड़ा खतरनाक बंदा है जो कोई इनको पकड़ के देगा, इतने $1 मिलियन इनाम देंगे। अमेरिका ने रखा हुआ था। इंडिया बड़ा खुश था कि ये हमारा एंटी बंदा है, इसके ऊपर इनाम इन्होंने रखा हुआ है अमेरिकन ने, यानी कि अमेरिकन हमारी लाइन पे है। अब हुआ क्या है, डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो इंतज़ामिया है, वही जो मैं कहता रहता हूँ, भक्तों को उम्मीद थी ना ट्रंप मामू आएंगे, दूध मलाई खाएंगे, तो ट्रंप मामू ने ये किया है कि हक्कानीज़ के ऊपर वो जो बाउंटी रखी हुई थी इन्होंने वो ख़त्म कर दिए। अच्छा, क्यों ख़त्म किए? इसलिए ख़त्म की है क्योंकि ख़ुद अमेरिका के भी सफारती ताल्लुकात इनके साथ नॉर्मलाइज होना शुरू हो गए हैं। पिछले दिनों ज़ल्मी खलीलज़ाद भी आया, अमेरिकन डिप्लोमेट्स अफ़गानिस्तान आए और अफ़गानिस्तान के ऑफिशल्स के साथ मिले हैं वहाँ पर। इनके पास अभी भी कुछ अमेरिकन हॉस्टेजेस मौजूद हैं, उनमें से एक को छुड़ा के ले गई है टॉक्स के बाद। उन्होंने तालिबान ने उनमें से एक को छोड़ दिया गुडविल जेस्टर के तौर पर। कुछ और भी हैं, वो भी जल्द रिहा हो जाएंगे, इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं लेकिन कुछ मौजूद है यहाँ पर। तो ताल्लुकात नॉर्मलाइज हुए, बड़े पॉजिटिव असरात पड़े हैं इस विजिट के ऊपर अचानक से। अचानक से मतलब कहाँ पिछले दिनों दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रहे थे ना। वो ट्रंप कह रहा था $5-6 बिलियन का असलहा जो है वो बाइडेन बेवकूफ़ इंसान यहाँ पर फेंक के गया है, ये हमें वापस करिए। और इधर से जो इनके कमांडर इन चीफ थे वो कह रहे थे कि अगर असलहा चाहिए तो आओ और लेकर जाओ, ये बयान दिया था उसने, अगर दम है तो लेकर जाओ। तो कहाँ ये पिछले दिनों धमकियाँ लगा रहे थे, कहाँ डिप्लोमेटिक विजिट्स हो रही हैं अमेरिकन के दरमियान और इनके दरमियान, और हक्कानी के ऊपर से बाउंटी ख़त्म कर दी उन्होंने। इस पे भी इंडिया चिंतित है कि ये क्या हुआ है। न्यूज़ 18 रिपोर्ट कर रहा है ट्रंप से सरप्राइज गिफ्ट फॉर तालिबान, ये इंडिया का न्यूज़ आउटलेट है। ट्रंप सरप्राइज गिफ्ट फॉर तालिबान एज यूएस लिफ्ट्स बाउंटीज on Sirajuddin Haqqani and 2 others. Sirajuddin Haqqani planned the January 2008 attack on the Serena Hotel in Kabul and also carried out bombings against the Indian embassy in Afghanistan. तो ये सूरत हाल है, वो गेम हाथ से निकल गई। नया नया याराना स्टार्ट हो रहा था वहाँ पे तालिबान के साथ इनके फॉरेन से। ये मिस्री क्या करने गया था वहाँ पर, मिस्री की मुलाकातें हो रही थी इनके साथ और मिस्री इनको कह रहा था कि मोटिवेट कर रहा था, चाबहार हमने डेवलप किया है, चाबहार का पोर्ट, इसको ज़रा इस्तेमाल करिए। उधर से पाकिस्तान ने ट्रेड खोल दिया और पाकिस्तान का ट्रेड ज़्यादा इनको इजी इसलिए पड़ता है क्योंकि जो KPK प्रोविंस है पाकिस्तान का और बलूचिस्तान का जो प्रोविंस है, यहाँ के जो शहर है, मिसाल के तौर पर जो चमन है, चमन का जो शहर है, अब ये बड़ा करीब पड़ता है इनको। तो पाकिस्तान की जो मार्केट्स हैं ये सस्ती भी हैं इनके लिए, आसान भी है, कुछ बाहर से मंगवाने की ज़रूरत ही नहीं, इधर से उठा लो, वरना कहाँ बाहर से आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, वो शिपिंग कॉस्ट अलग, तो पता नहीं कौन कौन सी कॉस्ट। तो ये आसान रहता है, चाबहार को अगर यूज़ भी करेंगे तो वो चीज़ें महंगी होंगी इनके लिए, इतना लंबा रूट तय करके आएंगे। यहाँ पर ऑन द अदर हैंड लोकल मार्केट में हर चीज़ पड़ी हुई है पाकिस्तान के अंदर। तो ये KP की जो मार्केट्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस पाकिस्तान का जो है, खैबर पख्तूनख्वा के मार्केट्स में हमेशा से इंटरेस्टेड ज़्यादा रहे हैं और ज़्यादातर इन्हीं से डील करते हैं। और दूसरा ये बलूचिस्तान के अंदर जो अपर बलूचिस्तान है, पख्तून बेल्ट वाला, तो वो मार्केट्स इनके लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव रही हैं। तो कुछ भी कर लें, चाबहार उनके लिए खुलवा भी दें अगर, तो भी इनके लिए यहाँ से सस्ता ऑप्शन कोई नहीं हो सकता अफगानिस्तान वालों के लिए, पाकिस्तानी जो मार्केट्स हैं और पाकिस्तानी जो गुड्स हैं।
तो एज अ रिजल्ट डिज़ायर्ड आउटकम नहीं मिली। वो जो चाह रहे थे कि तालिबान के साथ वो गंदा सा मुंह बना के, एक होता है ना, आप नहीं चाहते कि कुछ लोगों के साथ मिले लेकिन आपको मिलना पड़ता है। नरेंद्र मोदी इनके लिए क्या क्या बकबक झिकझिक करता रहा है, आतंकी सरकार नहीं चलेगी, यही कह रहा था ना सोमनाथ के टेम्पल पे खड़े होके जब काबुल टेक ओवर हुआ था, यही कह रहा था तालिबान के लिए, आतंकी सरकार नहीं चलेगी। फिर वो मिन्नतें और तरलों पे उतर आया तालिबान के साथ नॉर्मलाइज करने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी दाल नहीं गली है। तो ये तीनों डेवलपमेंट्स ऐसी हुई हैं रिसेंटली जिससे इंडिया पर्टिकुलरली परेशान है, लेकिन उनके कुछ ज़्यादा यहाँ पर ऑप्शंस है नहीं उनके पास। ना बांग्लादेश के ऊपर उनका बस चल सकता है, अब शेख हसीना नहीं रही, ना अफगानिस्तान पे चल सकता है, और पाकिस्तान पे तो खैर वैसे ही नहीं चल सकता।